हेलो गाइस, आज मैं आपको कराऊंगा सीटेट जैक 2024 मैथ के पेडागोजी पोर्शन के पीवाईक्यू क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट 3। ये जो मैंने क्वेश्चन आपके लिए पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है और मैंने क्वेश्चन लिए वो सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया हुआ है कक्षा 3 में एक शिक्षक शिक्षार्थियों को 4562 और 728 का योग करने के लिए कहता है। एक शिक्षार्थी प्रश्न के उत्तर में निम्न प्रकार से प्रतिक्रिया देता है। क्या करता है वो? उस ऐड को इस तरह करता है, मतलब 4562 प्लस 728 को जब ऐड करके लिखता है तो वो लिखता है 11842। अब यह प्रक्रिया यह दर्शाती है कि बच्चे में क्या कमी, क्या है बच्चे में, मतलब किस चीज़ की बच्चे में कमी है, ये हमें बताना है। इसका ऑप्शन दिया है, ए हमें दिया है स्थानीय मान की अवधारणा, बी दिया है पुनर्समूहीकरण के द्वारा योग के कौशल, सी ऑप्शन दिया है योग के सही क्रम की अवधारणा और डी ऑप्शन दिया है हमें योग के कौशल। तो यहाँ पे जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए होगा। क्यों होगा? क्योंकि जब उसने इसे जो ऐड किया है तो यहाँ पर 8 और 2 10, 10 का 0 आना चाहिए, लेकिन उसे स्थानीय मान की जो अवधारणा है उसका ज्ञान नहीं है, उसकी वजह से उसने जो ऐड किया है वो गलत किया है। यहाँ पे उसने 2 लिख दिया है, तो इस क्वेश्चन में बेस्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये हमें दिया है, एक शिक्षक गणित के संप्रत्ययों को सिखाते हुए खोजपरक उपागम का प्रयोग करता है। ठीक है, विद्यार्थी की व्यावहारिक क्षमताओं का उपयोग करती है और उन्हें चर्चा में शामिल करती है। वह इस युक्ति का प्रयोग किस लिए करती है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमें दिया है गणित शिक्षण के उच्चतर उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, बी ऑप्शन दिया है विद्यार्थियों में व्यावहारिक क्षमताओं के विकास के लिए, सी ऑप्शन दिया है एक निश्चित प्रकार की सोच व तार्किकता विकसित करने के लिए, और डी ऑप्शन दिया है गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्य की प्राप्ति के लिए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। क्यों होगा? क्योंकि मैंने आपको बताया अगर गणित की पेडागोजी सॉल्व करना है तो हमें कहीं भी अगर तार्किक शब्द मिल जाए, क्या मिल जाए? तार्किक शब्द, तो 99% उस क्वेश्चन का आंसर वही होगा, क्योंकि जो हमारा मैथ होता है वो तर्क का सब्जेक्ट है, वो तो एक तार्किक सब्जेक्ट है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया आकांक्षा गणित की एक अच्छी अध्यापिका बनना चाहती है। ठीक है, गणित की अच्छी अध्यापिका के लिए आवश्यक है कि उनके पास नंबर ए ऑप्शन दिया अच्छा संप्रेषण कौशल तथा बंद अंत वाले प्रश्नों का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हम देखते हैं, गणितीय विषय वस्तु को वास्तविक जीवन से जोड़ने के लिए अवधारणात्मक ज्ञान, समझ और योग्यता होनी चाहिए। सी ऑप्शन दिया है संख्या पद्धति, बीजगणित तथा ज्यामिति का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, और जो डी ऑप्शन दिया है वो हमें दिया है बिना समय लगाए समस्याओं सवालों को हल करने की योग्यता होनी चाहिए। तो इनमें से हम देखते हैं, ये जो ऑप्शन दिया है बिना समय लगाए, ये तो गलत है क्योंकि इसमें इसने कंडीशन लगा दी है। तो कंडीशन अगर किसी ऑप्शन में दिए तो वो हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन दिया संख्या पद्धति, बीजगणित तथा ज्यामिति का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, ये सही है, मतलब संख्या पद्धति, लेकिन इन्हीं का 3 का नहीं, इसके साथ जो संक्रियाएं होती है उनका भी ज्ञान होना चाहिए और भी कैसी होती हैं जिनका हमें ज्ञान होना चाहिए, तो ये भी ऑप्शन सही नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हमें दिया गणितीय विषय वस्तु को वास्तविक जीवन से जोड़ने के लिए अवधारणात्मक ज्ञान और समझ का योग्यता होनी चाहिए, ये सही लग रहा है हमें काफ़ी हद तक। लेकिन ऑप्शन नंबर ए भी हम देखते हैं, अच्छा संप्रेषण कौशल तथा बंद अंत वाले प्रश्नों का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। अच्छा संप्रेषण कौशल, यहाँ पे जो एक शब्द दिया है संप्रेषण, इसे हम बोलते हैं कम्युनिकेशन, मतलब बच्चे को समझाने के हमारे पास अच्छी परख होनी चाहिए। तो जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ई होगा। और जो बंद अंत वाले प्रश्नों का हल करने, अब बंद अंत वाले प्रश्न हमारे वो होते हैं जिनका हमें कोई एक निश्चित तरीका हो करने का। जैसे यहाँ पर कोई हमें दिया है कि 20 को 10 से भाग दीजिएगा तो कितना 2 मिलेगा, तो हम यही एक इसका मेथड है, इससे हम 2 ला सकते हैं, कोई और इसका मेथड नहीं है, इससे हमें 2 मिल जाए। तो ये हमारे क्या होते हैं? बंद अंत वाले प्रश्न। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, भाग की अवधारणा पढ़ाने के लिए या पढ़ाने के बाद एक शिक्षक कक्ष में गणितीय दीवार, ये जो गणितीय दीवार इसने बनाई है ये इसका निर्माण करता है और शिक्षार्थियों को 48 घंटों के लिए कॉलमों में भाग संबंधी कोई 2 तथ्य लिखने के लिए कहता है। ठीक, मतलब ये उसने सारी एक गणितीय दीवार बना के दी है। तो यह गतिविधि में शिक्षक की सहायता कर सकती है, ये जो गतिविधि है शिक्षक की किस में सहायता कर सकती है ये हमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए हमें दिया है अगले 2 दिनों के लिए शिक्षार्थियों को किसी गणितीय कार्य में व्यस्त रखने में, नहीं। बी ऑप्शन दिया है प्रत्येक बच्चे को अभिव्यक्ति के और एक दूसरे से सीखने के अवसर देने में। सी ऑप्शन हमें दिया है शिक्षार्थियों द्वारा सीखे गए तथ्यों की संख्या का रिकॉर्ड रखने में या शोर मुक्त कक्षा का वातावरण बनाने में।
तो शोर मुक्त कक्षा का वातावरण बनाने में ये ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ये तो हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। शिक्षार्थियों द्वारा सीखे गए तथ्यों की संख्या का रिकॉर्ड रखने में, ऐसा कुछ नहीं, मतलब रिकॉर्ड अगर हम कोई दीवार बना के दे रहे हैं तो उसी से शिक्षार्थी कोई अपना रिकॉर्ड बना सकें, तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। सी दिया है प्रत्येक बच्चे को अभिव्यक्ति के और एक दूसरे से सीखने के अवसर देने में, हाँ ये सही है, क्योंकि बच्चे की जो अभिव्यक्ति है वो बढ़ेगी और वो एक दूसरे से पूछकर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर एक बच्चा गलत कर रहा है तो वो दूसरे से उसका पूछेगा कि इसे हम कैसे करेंगे, तो ये ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। और ये ऑप्शन दिया अगले 2 दिनों के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं, मतलब बच्चा अगले 2 दिनों तक व्यस्त है, वो घर के और भी काम करेगा, जरूरी नहीं कि सब वो इसी को लेकर बैठा है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा इस क्वेश्चन का बेस्ट आंसर होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि ऐसे ही कई और शानदार क्वेश्चन मैं आपके लिए कराता रहूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है क्वेश्चन नंबर 5, मानसिक गणित संबंधी गतिविधियाँ महत्वपूर्ण हैं इसके लिए क्योंकि वह निम्नलिखित में से किसी एक के अवसर उपलब्ध कराती हैं। ऑप्शन नंबर ए हमें दिया है पेपर पेंसिल का उपयोग करते हुए कक्षा में प्रक्रियाओं को सीखने में निपुणता प्रदान। बी ऑप्शन दिया है कलन विधि, जिसे हम बोलते हैं एल्गोरिथम, को सीखने में निपुणता प्राप्त करना और कम समय में अधिक संख्या में समस्याओं का अभ्यास करना। सी ऑप्शन में दिया है परिकलन में परिशुद्धता के साथ उनकी गति को बढ़ाने और परीक्षाओं में उनके निष्पादन में सुधार करने में मदद करना। और डी ऑप्शन हमें दिया है वो दिया है मानसिक संगणना संबंधी प्रक्रियाओं का विकास, क्योंकि शिक्षार्थी तेज गति से संख्याओं के परिकलन के बीच संबंधों को पहचान करने की कोशिश करते हैं। तो इन सब में जो बेस्ट ऑप्शन हमें लग रहा है वो ऑप्शन नंबर डी है। ये क्योंकि मानसिक संगणना है, इसमें क्या बोला, मानसिक गणित संबंधी गतिविधियाँ महत्वपूर्ण है। वो किस लिए महत्वपूर्ण है? क्योंकि वो जो मानसिक गणित संबंधी जब कोई छात्र गतिविधियाँ करता है तो उसमें जो गणित का परिकलन करने की शिक्षार्थी की जो गति होती है वो तेज हो जाती है, ठीक है, संख्याओं के परिकलन करने के बीच, और उसमें जो संबंध बनता है उसके परिकलन करने में वो भी अच्छा हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया है निम्नलिखित में से कौन सा खुला अंत वाला प्रश्न नहीं है। अब खुला अंत वाला प्रश्न हमें देखना कौन सा नहीं है। इसमें ऑप्शन ए दिया है आप 15 को 3 से गुणा किस प्रकार करेंगे। बी ऑप्शन दिया कोई 2 संख्याएं लिखिए जिनका गुणनफल 45 हो। सी दिया है संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए 3 बार 15 का मान ज्ञात कीजिए। और डी ऑप्शन दिया 15 गुणा 3 का मान ज्ञात कीजिए। अब इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा खुला अंत वाले प्रश्न क्या होते हैं। तो खुला अंत वाले प्रश्न वो होते हैं जिन्हें हम सॉल्व करने की कोई एक निश्चित तरीका ना हो, उन्हें हम कई तरीकों से सॉल्व करके वही सेम आंसर ला सकते हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो इस क्वेश्चन का आंसर होगा, क्योंकि 15 को उसने बोला आप 15 को 3 से गुणा किस प्रकार करेंगे। तो या तो हम 15 को अगर हम गुणा 3 लिखेंगे तब भी हमें 45 मिल जाएगा यहाँ पे, या फिर 3 गुणा 15 लिखेंगे तब भी 45 मिल जाएगा। नेक्स्ट अगर हम क्या करेंगे, अगर हम 3 को कितनी बार 3 को हम इस तरह से प्लस प्लस करके लिखते जाएंगे तब भी हमें आगे जाके कितनी बार 15 बार लिखते जाएंगे तब भी हमें 45 मिल जाएगा ना। और अगर हम 15 को इस तरह से 3 बार लिखेंगे तब भी हमें कितना मिल जाएगा, 45 मिल जाएगा। तो उसके कई सारे तरीके हैं जो हम 45 आंसर ला सकते हैं। तो ये खुला अंत वाला प्रश्न है, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 हमें दिया हुआ है कक्षा 4 का एक छात्र है अर्जुन संख्या प्रणाली से संबंधित सभी प्रश्नों का उत्तर मौखिक रूप से तो दे सकता है, परंतु संख्या प्रणाली पर आधारित समस्याओं के हल लिखने में गलतियां करता है। तो लिखने में उसकी त्रुटियों को सुधारने के लिए सबसे अच्छी उपचारात्मक तकनीकी क्या है वो हमें बतानी है। तो इसमें ऑप्शन ए दिया है हमें उसे 10 अभ्यास परीक्षाएं देना। बी दिया है वास्तविक जीवन के अनुभवों को गणितीय संकल्पनाओं के साथ संबंधित करना। सी ऑप्शन दिया उसको एक कार्य पत्रक देना जिसमें समस्याएं आंशिक रूप से हल की गई हों और उसे खाली स्थान भरने हों। और डी ऑप्शन में दिया है संख्या प्रणाली की समस्याएं हल करने के लिए एक से अधिक तरीके सिखाना। ठीक है, तो इसमें उससे 10 अभ्यास परीक्षाएं देना ये तो गलत होगा कि उसे तो उस पर बर्डन पड़ जाएगा बच्चे पे कि आप इन्हें सॉल्व कीजिएगा। और जो बी ऑप्शन है वो दिया है वास्तविक जीवन के अनुभवों को गणितीय संकल्पनाओं के साथ संबंधित करना। तो ये काफ़ी हद तक सही लग रहा है, लेकिन फिर भी मतलब एकदम परफेक्ट नहीं है, क्योंकि जो वास्तविक जीवन के अनुभव है उन्हें गणितीय संकल्पनाओं के साथ संबंधित कर सकते हैं, लेकिन सभी को नहीं कर सकते, कुछ हद तक कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं उसको एक कार्य पत्रक देना जिसमें समस्याएं आंशिक रूप से हल की गई हों और उसे खाली स्थान भरने हों। हाँ ये हमें सही लग रहा है, क्योंकि हम उसे एक कार्य पत्रक देंगे उसमें समस्याएं कुछ तो हमने हल कर दी होंगी और उन्हें देखकर उसे कुछ और जो खाली स्थान है उन्हें उसे भरने होंगे, तो इसमें उसे हेल्प भी मिलेगी बच्चे को और वो अच्छे से कर भी पाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ आकृतियों की इकाइयों से अध्यापक विद्यार्थियों से आकृतियों के उपयोग की सहायता से किसी भी चित्र की रचना करने के लिए कहता है। तो इस क्रियाकलाप से निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य प्राप्त किया जा सकता है? तो हमें ऑप्शन दिए हैं, ए अनुप्रयोग, बी ज्ञान, सी समझबोध और डी दिया है रचना या सृजन। तो इसमें क्या कर रहा है विद्यार्थी, वो आकृतियों की इकाई से अध्यापक विद्यार्थियों से आकृतियों के उपयोग की मतलब आकृतियों के उपयोग की सहायता से किसी भी चित्र की रचना करने को बोल रहा है। रचना मतलब क्रिएटिविटी, सृजन। तो ये हमें किस ऑप्शन में दिया है सृजन करना? ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी जो वो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है पियाजे का विश्वास था कि सामाजिक अनुदेशन से सीखना होता है। ठीक, इससे सामाजिक जो अनुदेशन है इससे सीखना होता है। और गणित का एक शिक्षक पियाजे के सिद्धांत पर विश्वास करते हुए क्या कर सकता है? सामूहिक परियोजना और सामूहिक परिचर्चा का प्रयोग करेगा। ठीक है, बी ऑप्शन दिया है विभेदित अनुदेशन का प्रयोग करेगा। और सी ऑप्शन दिया है चौक और टॉक पद्धति का प्रयोग करेगा। डी दिया है हमें कक्षा में बहुत सारे हस्त परिचालकों मतलब मैनिपुलेटिव और प्रयोगशाला गतिविधियों का प्रयोग करेगा। तो इसमें हम देखते हैं जो डी ऑप्शन है वो तो हमारा गलत है, क्योंकि इसमें बच्चे पे बहुत सारा प्रेशर डाल रहा है, क्योंकि बहुत सारे हस्त परिचालकों और प्रयोगशाला विधियों का प्रयोग करके बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा गलत हो जाएगा। चौक एंड टॉक पद्धति का प्रयोग ये इस पर बेस्ड नहीं है। विभेदित अनुदेशन का प्रयोग मतलब बच्चों में विभेद करेगा, तो ये भी क्लास के लिए इंपॉर्टेंट नहीं हुआ, तो ये भी ऑप्शन नंबर बी भी हमारा गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का आंसर होगा। वो सामूहिक परियोजना और सामूहिक परिचर्चा का प्रयोग करेगा। जब वो बच्चों को सामूहिक बिठाएगा, उन पर एक परियोजना बनाएगा और उनके साथ सामूहिक बैठ के परिचर्चा करेगा, तो इससे जो है पियाजे का जो सिद्धांत है वो फॉलो होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है कक्षा 4 में बिंदु और रेखा पर ज्यामिति पाठ के लिए आकलन निर्देश होंगे। इस पर बिंदु और रेखा पर क्या ज्यामिति आकलन निर्देश होंगे? ये हमें दिया है सेंटीमीटर और इंचों में रेखा को परिशुद्ध रूप से माप सकता है, रेखा का नाम बता सकता है। कक्षा 4 का छात्र है वो। बी परिशुद्ध रूप से सेंटीमीटर और इंचों में रेखाखंड को माप सकता है और रेखाखंड के अंतर बिंदुओं को चिन्हित कर सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हम देखते हैं रेखा किरण और रेखाखंड में अंतर कर सकता है और उन्हें परिभाषित कर सकता है। और डी ऑप्शन दिया रेखा और रेखाखंड में अंतर कर सकता है, बिंदु का कर सकता है, दी गई लंबाई के अनुसार परिशुद्ध रूप से रेखाखंड खींच सकता है। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी होगा वो हमारा इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि रेखा और किरण और रेखाखंड में अंतर कक्षा 4 का छात्र कर सकता है और वो इसको परिभाषित भी कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो इसका आंसर होगा। नंबर 11 हमें दिया है विद्यार्थी से ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोणों के मध्य संबंध स्थापित करने के लिए कहा जाता है। वे कई आकृतियां खींचते हैं, कोणों को मापते हैं और यह देखते हैं कि ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण समान है। इस केस में जो बेन हिले के विचार क्या कहते हैं? बेन हिले जो हमारे मनोवैज्ञानिक थे उनके विचार क्या कहते हैं? ये ऑप्शन दिया विश्लेषणात्मक स्तर पर है विद्यार्थी, बी अनौपचारिक निगमन स्तर पर है, सी निगमन स्तर पर है और डी क्या है चाक्षुषीकरण के स्तर पर है। तो इसमें जब हम सी देखेंगे चाक्षुषीकरण, तो चाक्षुष मतलब उसे देखकर तो इसके मतलब इसका आंसर नहीं दे सकता है, क्योंकि वो कोणों को नाप रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी तो हमारा गलत होगा। निगमन स्तर पर, निगमन स्तर पे भी नहीं होगा। अनौपचारिक मतलब औपचारिक रूप से भी तो वो इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी भी हमारा गलत होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा सही होगा, क्योंकि जो बिने हिले हैं, जो हमारे बैन हिले जो मनोवैज्ञानिक हैं वो बोलते हैं कि जब भी कोई विद्यार्थी आकृतियों को बनाता है और उसे सही तरीके से मापता है तो वो विश्लेषणात्मक स्तर पर है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। संकल्पना के पाठ पर योजना बनाते समय शिक्षक पट्टी मोड़ने वाली गतिविधियों का प्रयोग करता है। मतलब वो किसी पट्टी को इस तरह मोड़ता है, पहले एक पट्टी को उसके बीच से मोड़ता है तो वो बताता है 1/2 भाग है, फिर उसको 1/4 में मोड़ता है, फिर उसको 1/8 में मोड़ता है, इस तरह मोड़ता है। तो उपयुक्त गतिविधि है क्या है? विषय वस्तु पश्चात गतिविधि, मतलब जो विषय वस्तु है पढ़ाने के बाद उसके बाद की गतिविधि है, समय की बर्बादी है, वो समय की बर्बादी कर रहा है। विषय वस्तु से पूर्व की गतिविधि, मतलब जब भी हम कोई विषय पढ़ाने को जाएंगे उससे पहले की गतिविधि है, फिर विषय वस्तु संबंधी गतिविधि या फिर जो विषय वस्तु उससे संबंधित गतिविधि है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि जब शिक्षक किसी क्लास में पढ़ाने जाएगा उससे पहले मतलब विषय वस्तु से पूर्व की गतिविधि ऐसा करेगा, मतलब बच्चों को समझाने के लिए वो ये सब करेगा, उसके बाद विषय को पढ़ाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नंबर 14 हमें दिया हुआ है कक्षा 5 के विद्यार्थियों को समतल आकृतियों के क्षेत्रफल की संकल्पना से किसके द्वारा परिचित कराया जा सकता है? मतलब क्या हम एग्जाम्पल दे सकते हैं समतल आकृतियों के क्षेत्रफल की संकल्पना के लिए? तो इसमें ऑप्शन दिए हैं आयत की लंबाई और चौड़ाई का पता लगाते हुए और आयत के क्षेत्रफल के सूत्र का
प्रयोग करके आयत के क्षेत्रफल की गणना करना। ठीक, बी ऑप्शन देखते हैं, आयत और वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र बताना। सी ऑप्शन, या इकाई वर्गों के गणन की सहायता से आकृतियों के क्षेत्रफल की गणना करना। और डी ऑप्शन, या विभिन्न वस्तुओं जैसे हथेली, पत्ती, पेंसिल आदि की सहायता से किसी भी आकृति में क्षेत्रफल को मापना। ठीक, तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। क्यों? क्योंकि ये जो हथेली है, पत्ती है, पेंसिल, ये बच्चे के रोज़मर्रा की चीज़ें हैं। जब हम ऐसे इससे समझाएंगे तो उसको जल्दी समझ में आएगा। मतलब हथेली होती है वो हमारी समतल होती है, ठीक, पत्ती जो समतल होती है। तो इस तरह जो हम समझाएंगे मतलब उसके रोज़मर्रा की चीज़ों को, तो बच्चों को ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हमारा बेस्ट आंसर होगा। आज के इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन मैं अब आपको कराऊँ, क्वेश्चन नंबर 15। इसमें दिया है बेन हीले के ज्यामितीय विचार के स्तर के अनुसार 5 स्तर हैं। कौन से? एक चाक्षुषीकरण है, विश्लेषण है, अनौपचारिक है, अनौपचारिक निगमन, औपचारिक निगमन और दृढ़ता, जिसे ब्लैक बोर्ड बोलते हैं। कक्षा 3 के एक बच्चे को छांटने के लिए कुछ बहुभुज भेज दिए गए। मतलब ये कुछ बहुभुज कक्षा 3 के छात्र को दिए गए हैं और इसमें उसने छांटने को बोला गया है। तो वह भुजाओं की संख्याओं के आधार पर बहुभुजों को वर्गीकृत करता है। यह बच्चा बेन हिले के ज्यामितीय विचार के स्तर पर है। मतलब किस स्तर पर है? बेन हिले के ज्यामितीय विचार के स्तर पर, औपचारिक निगमन पर, चाक्षुषीकरण पर, या विश्लेषण पर, या अनौपचारिक निगमन पर। तो इसमें कक्षा 3 का छात्र है तो बेन हिले के अनुसार वो यहाँ पे चाक्षुषीकरण, मतलब ऑप्शन नंबर बी, चाक्षुषीकरण के स्तर पर। क्योंकि चाक्षुषी मतलब देखकर, वो इसकी भुजाओं को देखकर बता सकता है इसमें 3 भुजाएं हैं, इसमें भी 3 है, इस तरह से वो इसमें 4 भुजाएं हैं, मतलब चाक्षुषीकरण के स्तर पर है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक और शानदार प्रैक्टिस सेट के साथ। थैंक्स।